नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारह अकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक नई क्लास लेके आ गया हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गढ़वाल का, जिससे पहले हमारी जो क्लास हुई है, क्लासों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ लिया है। उत्तराखंड का जो प्राचीन इतिहास है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हाल ही में हमने कंप्लीट किए हैं गढ़वाल का पवार वंश के बारे में, पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। गढ़वाल का पवार वंश, जिसको परमार वंश भी कहते हैं, इसके बारे में हम क्या है कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुमाऊं का चंद वंश, जो है हमारी 18वीं क्लास है, मतलब 18th क्लास है। और यह है कुमाऊं का जो चंद वंश है, उसका पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, जो कुमाऊं का चंद वंश है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, गढ़वाल में पवार वंश का शासन था, यानी कि पवारों का शासन था। और कुमाऊं में किसका शासन था? कुमाऊं में था चंदों का शासन। ठीक है। तो चंद वंश से यही प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि चंद वंश का संस्थापक कौन है। जो पहला प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा, चंद वंश का संस्थापक। तो चंद वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? यह है आपका सोमचंद। ठीक है। बहुत सारे इतिहासकार थौहर चंद को भी चंद वंश का संस्थापक मानते हैं, लेकिन जो थौहर चंद है ना, वो 23वां राजा है चंद वंश का। ठीक है। तो जो चंद वंश का संस्थापक है वो कौन है? सोमचंद है। अब बात करते हैं, तो जो चंद वंश है, कुमाऊं में जो चंद वंश है कब आता है? जब जो कत्यूरी है, मैंने आपको कत्यूरी के बारे में पढ़ा था, जब कत्यूरी का जो शासन है वो मतलब समाप्त हो रहा था, तब यहाँ पे क्या होता है? चंद वंश की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो जो चंद वंश की स्थापना है, चंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सोमचंद के द्वारा की जाती है। और ये सोमचंद से जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, सोमचंद से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? सोमचंद से पहला प्रश्न ये बनता है कि यह कहाँ का निवासी था। ठीक है। कहा जाता है कि जो सोमचंद है दोस्तों, सोमचंद कहाँ से आया था? यह आया था दोस्तों आपका प्रयाग से आया था। ठीक है। सोमचंद की अगर हम बात करें, जो सोमचंद है दोस्तों, सोमचंद के बारे में यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि यह कौन है? ये सोमचंद है कन्नौज, कन्नौज नरेश का भाई। कन्नौज नरेश का भाई है, जो प्रयाग, जो प्रयाग के शासक है। प्रयाग, जो प्रयाग के शासक, प्रयाग के शासक कौन? चंद्रपाल, चंद्रपाल फूर का वंशज था। ठीक है। कौन था ये? ये कन्नौज नरेश का भाई था, जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का क्या था? वंशज था। ठीक है। जिसकी राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। जिसकी राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी थी कहाँ पे? कन्नौज पे, कन्नौज पर। ठीक है। और अगर बात करते हैं चन्नों का मूल निवास स्थान कहाँ का है, तो चन्नों का जो निवास स्थान है, निवास स्थान कहाँ का है? तो चन्नों का निवास स्थान है दोस्तों झूसी। ठीक है। कहाँ का है? झूसी, प्रयाग के निकट। झूसी प्रयाग के निकट। अगर प्रश्न बनता है कि जो सोमचंद है वहां का निवासी था, वो था दोस्तों झूसी, प्रयाग के निकट है। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो इलियट है, इलियट ने झांसी का बताया है। ठीक है। एक इतिहासकार है इलियट, इलियट ने क्या बताया? झांसी का बताया है। कहाँ का बताया है? झांसी बताया। लेकिन जो आयोग है वो झूसी को ही सही उत्तर मानता है। ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि इलियट के अनुसार, तो झांसी हो जाएगा, नहीं तो आयोग क्या है, वो झूसी को ही क्या मानता है, यहाँ पे आंसर मानता है। ठीक है। तो जो सोमचंद है कहाँ का था? ये झांसी का निवासी था। तो क्या होता है 10वीं सदी में, तब 10वीं सदी में दोस्तों
ये श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आता है 27 लोगों के साथ। ठीक है, 10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में क्या होता है, ये 27 लोगों के साथ 27 लोगों के साथ कहाँ आता है, यह आता है दोस्तों श्री बद्री श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर। ठीक है, श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आता है। ठीक है, ये 10वीं सदी में आता है, कहा उत्तराखंड आता है, यात्रा पर आता है, जो कि क्या था, ये था दोस्तों शिव का उपासक था। ठीक है, किसका उपासक था, ये शिव जी का उपासक था। तो 10वीं सदी में क्या आता है, उत्तराखंड में आता है। तब उत्तराखंड में किसका शासन था, तब उत्तराखंड में दोस्तों कत्यूरी शासन चल रहा था। तो कत्यूरी शासन में किसका शासन था, तब था जब जनवंश की स्थापना हुई, तब आपको यहाँ पे लिखना है, तब 10वीं शताब्दी, तब 10वीं 10वीं शताब्दी में लोहाघाट, कहा लोहाघाट के आसपास के आसपास सुई राज्य, कौन सा राज्य, सुई राज्य, सुई राज्य था। ठीक है, जिस पर कौन शासन कर रहा था, जिस पर कौन शासन कर रहा था, ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ब्रह्मदेव शासन कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, ब्रह्मदेव क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रह्मदेव के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मदेव कौन है दोस्तों, ये ब्रह्मदेव कौन है, इसका प्रश्न बनता है। यह दोस्तों कत्यूरी कत्यूरी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, और इसका एक और नाम मिलता है, इसका अन्य नाम एक और मिलता है। अन्य नाम क्या है दोस्तों, इसका इसका अन्य नाम है वीरमदेव। क्या नाम है, वीरमदेव। ठीक है, वीरमदेव भी ब्रह्मदेव को ही कहा जाता है। जब उत्तराखंड में 10वीं शताब्दी में ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था, जो कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये अपनी पुत्री का विवाह किससे करा देता है, सोमचंद से करा देता है। इसको सोमचंद का व्यवहार अच्छा लगता होगा। तो ये क्या करता है कि ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता है, सोमचंद से करवा देता है। ठीक है, तो ब्रह्मदेव यहाँ पर आपको लिखना है, ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह पुत्री का विवाह किससे करवाता है, पुत्री का विवाह करवाता है दोस्तों सोमचंद के साथ। ठीक है, सोमचंद से करवाता है, सोमचंद से करवाता है। ठीक है, सोमचंद से क्या करवा रहा है, अपनी पुत्री का विवाह किया। इसमें विवाह विवाह करवाया, विवाह करवाने के बाद दोस्तों इसने क्या किया, इसको दहेज के रूप में क्या दिया, कुछ जमीन दान की। ठीक है, दहेज में क्या दिया, दान क्या देगा, दहेज में किसने, ब्रह्मदेव ने दहेज में क्या दिया, दहेज में चंपावत की, कहा कि चंपावत चंपावत की चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट की। ठीक है, कोतवाल छावनी भेंट की। ठीक है, जो कोतवाल छावनी है दोस्तों, कोतवाल छावनी में ही क्या करता है दोस्तों, राजगंगा किले का निर्माण करता है। ठीक है, चंपावत में दहेज का जो उसको भूमि दी जाती है दहेज में, तो चंपावत में सोमचंद क्या करता है, राजगंगा किले का निर्माण करवाता है, राजगंगा किले का निर्माण करवाता है। और चंद
चंद्रवंश की स्थापना करता है और चंद्रवंश की स्थापना करवाता है। ठीक है, स्थापना करता है। अगर प्रश्न बनते हैं राजगंगा किला कहाँ है, दोस्तों यह आपका चंपावत में। किसने बनाया? ये सोमचंद्र ने बनाया। और यहीं पर दोस्तों क्या करता है, ये राजगंगा किले का निर्माण करवाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश की स्थापना कब हुई? तो चंद्रवंश की स्थापना होती है, अब बात करेंगे हम चंद्रवंश की स्थापना के बारे में। ठीक है, चंद्रवंश की स्थापना तो क्या किया इसने? राजगंगा किले में क्या किया इसने? चंद्रवंश की क्या की? नींव रखी। और यहां से दोस्तों चंद्रवंश का क्या होता है, तो यहाँ पर शासन आ जाता है। तो जो चंद्रवंश की स्थापना की अगर हम डेट की बात करें दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के क्या है, अलग अलग क्या है मत। ठीक है, जो अब हम पढ़ रहे हैं अजय रावत जी की बुक के अनुसार, तो यहाँ पे दोस्तों उसमें 1020 से लेके 1025 ईस्वी के मध्य क्या बताया गया, इनका चंद्रवंश की स्थापना की डेट बताई गई है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बीडी पांडे जी के अनुसार, यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार, तो इनके अनुसार और एटकिंसन के अनुसार क्या हुआ कि ये 7वीं यानी कि 700 ईस्वी में क्या होता है कि उत्तराखंड आता है, जब यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना करता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे हम 700 ईस्वी अगर मान के चलते हैं ना, तो 700 ईस्वी मान के चलेंगे तो हमें यहाँ पे हमने बात की सोमचंद्र का पुत्री का विवाह होता है। सोमचंद्र का विवाह किसके साथ होता है? ब्रह्मदेव की पुत्री के साथ होता है। तो हमें ये अनुमान लगाना, मतलब यहाँ पे जो सोमचंद्र और ब्रह्मदेव है, ये दोनों समकालीन होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 700 ईस्वी में यहाँ पे उत्तराखंड में आता है, तब यहाँ पे क्या होता है कि जो 700 ईस्वी में अगर आता है ना, तो यहाँ पे ललित सूर्यदेव, मतलब इनका यहाँ पे वो मिलता है, जानकारी मिलती है। जैसे ईष्टगण देव हो गया, ललित सूर्यदेव हो गया। ठीक है, 8वीं 9वीं शताब्दी में यही थे। और ललित सूर्यदेव और जो ईष्टगण देव है ना, हमने इनके बारे में बात करी थी, कत्यूर शासन कर रहे थे ईष्टगण देव, इनके बीच और ललित सूर्यदेव के जो पुत्र है भूदेव के मध्य ना काफी मतलब वो आता है, क्या आता है, बहुत सारे यहाँ पे जैसे सुनादित्य वंश आता है, आपका पदम देव आता है, सुभिक्षराज देव आता है, देवपाल देव आता है, बहुत सारे लोगों का कार्यकाल आता है। तो जो कि यहाँ पे क्या होता है कि इनका मतलब ये जो शासनकाल है आपस में मेल नहीं खाता है। मतलब यहाँ पे जो 700 ईस्वी है, इसको यहाँ पे वो नहीं दिया गया, मतलब कि बताया गया कि ये उचित जो तिथि है उचित प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारा विवरण दिया। ठीक है, तो हमने फिर बाद में माना है कि जो चंद्रवंश का जो इसका सोमचंद्र के आने की जो तिथि है, वो कम से कम नहीं भी होगी, तो मतलब 1020 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये उत्तराखंड में आया, जहां पे इसने ब्रह्मदेव की पुत्री के साथ इसने क्या किया, विवाह किया। और इसको दहेज के रूप में यहाँ पे क्या एक जमीन दी गई, और जो उस जमीन पे इसने राजगंगा किले का निर्माण किया, और साथ ही साथ इन्हें चंद्रवंश की यहाँ पे क्या रखी, नींव रखी। ठीक है, तो चंद्रवंश की स्थापना कब हुई, तो ये 1020 और 1025 ईस्वी के मध्य हुई है। बाकी आप इसको, वैसे इसके ऊपर प्रश्न बनता है कि स्थापना कब हुई, बस स्थापना के बारे में ये पूछा जाता है, या फिर इस पूछा जाएगा कि कौन से जिले में हुई, हो सकता है ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि हमने चंपावत के पर्टिकुलर चंपावत के बारे में पढ़ा कि जो राजगंगा किला है वो कहाँ पे है, चंपावत में है। तो चंपावत में है, तो चंपावत से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसने राजगंगा किले का निर्माण करवाया। राजगंगा किले का निर्माण कहाँ करवाया, चंपावत में करवाया। और निर्माण करने के बाद दोस्तों चार चार किलेदार नियुक्त किए। इससे प्रश्न आता है, चार किलेदार क्या किए इसने, नियुक्त किए। चार किलेदार नियुक्त किए, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें कहा जाता है चार आल या फिर चार आल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, चार आल, या फिर इनको कहा जाता है चार आल। ठीक है, तो ये चार किलेदार कौन कौन थे, तो ये चार किलेदार से प्रश्न बन सकता है। ये चार किलेदार थे दोस्तों आपका कार्की, कार्की, बोरा, कार्की, बोरा, तड़ागी, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, ये चार किलेदार यहाँ पे नियुक्त करता है, जो है कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। अब यहाँ से प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है कि वो कौन है जो चारानों में चारानों में नहीं है।
कार्की, बोरा, तड़ागी और चौथा कोई और ऑप्शन रख देगा, तो आपको पता होना चाहिए जो चारान है, चारान में किस किस की नियुक्ति हुई है। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। और चाराना की नियुक्ति किसने की है? ये की है दोस्तों आपका सोमचंद ने। ठीक है। और राजधानी की बात करें तो स्टार्टिंग में जब चंद्रवंश की स्थापना हुई तब तो चंपावत में हुई, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक है राजधानी कहाँ थी इनकी? इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी और वो कहाँ थी दोस्तों? वो चंपावत में थी, चंपावती नदी के तट पर। कहाँ पर थी? चंपावत में, चंपावती नदी के तट पर, नदी के तट पर क्या थी? राजधानी थी। पहले कहाँ थी? चंपावत में थी। और और बाद में कहाँ कर दी इसने? और बाद में, और और बाद में अल्मोड़ा राजधानी बनाई। ठीक है। फिर जो ज्यादातर इतिहास है इनका, चंद्रवंश का इतिहास है अल्मोड़ा से रिलेटेड ही है। ठीक है। अल्मोड़ा राजधानी बनाई। ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर राजधानी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बनता है तो मैंने आपको राजधानी से रिलेटेड यहाँ पर बता दिया है कि इनने एक दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, फिर बाद में मतलब राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? अल्मोड़ा में कर दी। ठीक है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे इसका राज्य विस्तार होने लगा। तो राज्य विस्तार करने लगा मतलब इसने चार आलों की नियुक्ति कर दी। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे मतलब यहाँ पर आगे बढ़ता है, अपना राज्य बढ़ाता रहता है। इसका एक युद्ध होता है जो है आपका दोन कोट का युद्ध। दोन कोट, या फिर इसको बोलते हैं दो कोट, इस तरीके से भी लिखा रहता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है। दोन कोट का युद्ध, जो दोन कोट का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ? ये दोन कोट का जो युद्ध है दोस्तों, ये हुआ आपका सोमचंद, सोमचंद वंश से किसके बीच में हुआ? ये हुआ आपका रावत राजा के बीच में। रावत राजा के मध्य। ठीक है। जिसमें रावत राजा क्या हुए? रावत राजा परास्त हुए। जिसमें रावत राजा क्या हुए दोस्तों? परास्त हो गए। मतलब ये हार गए थे, सोमचंद ने इन्हें हरा दिया। तो इनका जो पहला युद्ध हुआ, जो मतलब इनमें सबसे पहले दोनकोट का युद्ध हुआ, जो कि सोमचंद और रावत राजा के मध्य हुआ, जिसमें सोमचंद विजय हुआ। ठीक है। और मेहरा और फरत्यालों को, इसको मेहरा और फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति बनाया। किसको? मेहरा, मेहरा और फरत्यालों को क्या किया इसने? फरत्यालों को मंत्री, मंत्री व सेनापति बनाया। ठीक है। नया सेनापति बनाया, सेनापति बनाया। और जो मेहरा लोग थे ये कहाँ रहते थे? जो ये मेहरा लोग थे ये रहते थे आपका कहाँ पे? प्रतोलगढ़ में। कहाँ रहते थे? प्रतोलगढ़ में। ठीक है। आपको यहाँ पे पेन कॉपी ले लेना है, अपने हिसाब से यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। मैं आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ। और जो ये फरतेयाल है, ये फरतेयाल कहाँ रहते थे? ये डोंगरी में रहते थे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने नोट्स बनाइए। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस क्या करवाऊंगा? कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक हो गया। तो मेहरा और फरत्यालों को मंत्री एवं सेनापति बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या करता है राज्य विस्तार में, और इसके बाद ये क्या करता है? बूढ़ों एवं सयानों की नियुक्ति करता है। ठीक है। इसकी नियुक्ति करता है, बूढ़ों एवं सयानों की नियुक्ति करता है। इनका क्या काम रहता था? ये दोस्तों जो बूढ़े और सयाने होते थे, जो सयानों की नियुक्ति करता है, इनका काम क्या होता था? ये क्या करते थे? अपने अपने गांव में क्या करते थे? पुलिस का कार्य करते थे। और जो भी लगान वसूल करना होता था ना, लगान वसूल करके राजा तक पहुंचाते थे। ठीक है। इनका ये काम रहता था। और बात करेंगे हम यहाँ पे, जो सोमचंद है दोस्तों, ये सोमचंद क्या है? एक मांडलिक राजा है। ठीक है। सोमचंद कौन है? एक मांडलिक राजा था। ठीक है। मांडलिक राजा था।
यानी कि मांडलिक राजा की अगर हम बात करें, मांडलिक राजा उन राजाओं को कहते हैं जो किसी अन्य मतलब किसी जो बड़ा राजा है मतलब शक्तिशाली राजा है उसके अधीन शासन कर रहा हो, वो मांडलिक राजा कहलाते हैं। तो जो ये सोमचंद है, सोमचंद कौन था? सोमचंद था मांडलिक राजा जो किसके अधीन काम कर रहा था? जो डोटी राजा, डोटी डोटी राजा को कर देता था, डोटी राजा को कर देता था। ठीक है, डोटी राजा को कर देता था। जो डोटी के राजा होते थे ये मल्लवंशी होते थे। ठीक है, डोटी के राजा कौन होते थे? ये मल्लवंशी होते थे। कौन से वंश के हैं? ये मल्लवंशी होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? रय का राजा कहा जाता है। ठीक है, रय का राजा कहा जाता था। और जब सोमचंद के समय में सोमचंद के समय में जयदेव जयदेव मल्ल राजा था। ठीक है, जयदेव मल्ल राजा था। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये एक मांडलिक राजा था जो कि डोटी राजा को कर देता था। तब जब सोमचंद्र का शासन चल रहा था तब डोटी राजा कौन था? जयदेव मल्ल था। ये मल्ल वंशी होते थे, इन्हें रैका राजा कहा जाता था। और डोटियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रथम राजा कौन था? डोटियों का प्रथम राजा कौन था? वामदेव थे। कौन? वामदेव थे। प्रथम राजा वामदेव थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? जिनकी राजधानी चंपा थी। जिनकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अब ये चंपा नाम है कहां से रखा? दोस्तों जो डोटी है इनकी जो ईष्ट देवी है, ईष्ट देवी ईष्ट देवी चंपावती चंपावती के नाम पर के नाम पर। ठीक है, मांडलिक राजा की यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे। मांडलिक राजा की अगर हम बात करें, वे राजा वे राजा जो किसी किसी शक्तिशाली राजा के अधीन शासन कर रहा हो, शक्तिशाली राजा के अधीन क्या कर रहा हो? शासन कर रहा हो, शासन करता हो, वो कौन हुआ? वो मांडलिक राजा हुआ। तो सोमचंद भी कौन था? एक मांडलिक राजा था। यानी कि यहाँ पे कर दे रहा है, डोटी राजा को कर दे रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर कर दे रहा है तो उनके दबाव में होगा तभी तो कर दे रहा है। अगर ये स्वतंत्र राजा होता तो कर किसी को देता ही नहीं है, तो बल्कि कर लेता अगर स्वतंत्र राजा होता। तो डोटी राजाओं को कर देता था। और तब कौन था डोटी राजा? तब थे दोस्तों जयदेव मल्ल राजा थे, जो कि मल्ल वंशी थे, इनको ही रेखा राजा कहा जाता है। और डोटी राजाओं के प्रथम राजा कौन थे? वामदेव थे, जिनकी राजधानी चंपा थी। और चंपा किनके नाम पर रखा था इनने? इनकी ईष्ट देवी भी को चंपावती, तो चंपावती के नाम पर ही क्या करा था इनने? अपनी जो राजधानी है उनका नाम चंपा रखा था। ठीक है, तो सोमचंद का बात करें उत्तराधिकारी या जो दूसरा चंद्र शासक कौन यहाँ पे बनता है? दूसरा चंद्र शासक बनता है आपका आत्मचंद। कौन बनता है? आत्मचंद। आत्मचंद, तो आत्मचंद से कुछ ऐसा इतिहास मिलता नहीं है। ये इसने बस 20 वर्षों तक शासन किया था, इसकी इतनी जानकारी है। 20 वर्षों तक है शासन। इसके बाद आत्मचंद के बाद दोस्तों पूर्णचंद यहाँ पे गद्दी पर बैठता है। पूर्णचंद बैठता है। ठीक है, पूर्णचंद के बाद कौन बैठता है? पूर्णचंद के बाद जो चौथा शासक आता है वो होता है इंद्रचंद। इंद्रचंद, तो इंद्रचंद कौन है? तो ये चंद शासक का चौथा शासक है, यानी कि फोर्थ शासक कौन है आपका? इंद्रचंद है। ठीक है, इंद्रचंद की अगर हम बात करें तो एक घमंडी राजा था। कहा जाता है कि ये मतलब अपने आप को इंद्र के समान समझता था। एक घमंडी राजा था। इनके नाम से आपको प्रतीत हो रहा है ना, जैसे इंद्र इंद्र। ठीक है, तो एक अपने आप को इंद्र के समान समझता था। ठीक हो गया। लेकिन यहां से एक प्रश्न बनता है जो कि बहुत ही यहाँ पे क्या है? महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या बनता है
कि वह कौन सा चंद शासक है जिसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए या फिर रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का काम किया। तो वह कौन है? इंद्रचंद है। और इंद्रचंद ने क्या किया यहाँ पे? रेशम उत्पादन में वो रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। रेशम रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य शुरू करने वाला क्या था? ये पहला चंद शासक था जिसने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया? रेशम मतलब रेशम बनाना इसने शुरू करवाया। ठीक है। और रेशम उत्पादन से ही यहाँ पर रेशम से ही एक और प्रश्न बनता है, पट रंग वाली प्रथा। ठीक है। इससे यहाँ पे एक और आती है, वो आती है दोस्तों पट रंग वाली प्रथा। ये पट रंग वाली प्रथा है क्या? ठीक है। पट रंग वाली प्रथा है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक यहाँ पे एक वो लेके आया था, मतलब कि अफवाह लेके आया था कि झूठ, जितना तुम झूठ फैलाओगे ना उतना रेशम का जो रंग होगा ना वो पक्का होगा। ठीक है। तो रेशमी वस्त्रों के रंग को पक्का करने के लिए कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाने की प्रथा को ही पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। ठीक है। तो प्रश्न बनता है पटरंग वाली प्रथा क्या है? तो पटरंग वाली प्रथा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लिखना है रेशमी वस्त्रों को पक्का रंग, पक्का रंग करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे एक अफवाह थी कि अगर आप जितना झूठ फैलाओगे जो रेशमी वस्त्र है उसका उतना ही रंग क्या होगा? पक्का होगा। ठीक है। कुमाऊं में कहां पे? कुमाऊं में झूठी खबर है, झूठी खबर है फैलाने की प्रथा है। ठीक है। फैलाने की प्रथा, ठीक हो गया। ये पटरंग वाली प्रथा हो गई। तो यहां से एक और प्रश्न बनता है, और रेशम बुनकर को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक प्रश्न और आया है, रेशम बुनकर, जो रेशम बुनकर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेशम बुनकर को क्या कहा जाता था उस टाइम पे? उनको कहा जाता था पट्टवायो। क्या कहा जाता था? पट्टवायो, पट्टवायो या फिर पटुआ। ठीक है। क्या कहा जाता था? पट्टवायो या फिर पटुआ। ठीक हो गया। एक भौतिक हिंदी कहा जाता था जो अपने आप को क्या था, मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया है कि जो अपने आप को इंद्र के समान समझता था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या क्या बात कर ली है दोस्तों? हमने यहाँ पर बात की कि जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद है। ये सोमचंद कौन था? ये कन्नौज नरेश का भाई था जो कि प्रयाग के शासक चंद्रपालपुर का वंशज था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। और कंदों का निवास स्थान के ऊपर अगर प्रश्न बनता है कि झूसी के प्रयाग के निकट है ये रहने वाले थे, वहां पे इनका निवास स्थान था। और ये 10वीं शताब्दी में क्या है 27 लोगों के साथ यहाँ पे बद्री नारायण की यात्रा पर आया था। जो मैंने आपको डेट बताई है दोस्तों, ये अजय रावत जी की बुक पे है। ठीक है। अजय रावत जी की बुक के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि शिव का उपासक था, शिव का उपासक था। और 10वीं शताब्दी में इसने क्या किया? जो 10वीं शताब्दी में अगर जब ये यहाँ आया तब 10वीं शताब्दी में लोहाघाट के आसपास क्या था? सुई राज्य था जिस पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। ब्रह्मदेव कौन था दोस्तों? एक कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। इसका अगर हम जागरों की बात करें तो जागरों में इसका नाम वीरमदेव में मिलता है। ठीक है। क्या मिलता है? जागरों में अगर हम बात करें दोस्तों, जागरों में वीरमदेव कहा गया है। वीरमदेव और ब्रह्मदेव एक ही है। ठीक है। तो इस समय क्या करता है इसको, जो यहाँ पे एक सोमचंद है, सोमचंद का इसको यहाँ अच्छा लगता है तो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा देता है? सोमचंद से करवाता है। और दहेज में क्या देता है? चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करता है। और चंपावत में राजबूंगा किले का निर्माण कौन करवाता है? राजबूंगा किले का निर्माण करवाता है सोमचंद। ठीक है। दहेज में चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करवाता है। ठीक है। इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, नहीं तो आप इसको सोमचंद के पॉइंट में लिख दोगे। तो दहेज में चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट कौन करता है? ब्रह्मदेव करता है सोमचंद को।
उसी कोतवाल उसी जमीन पे क्या करता है, ये राजगंगा किले का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना पढ़ा, और उसके बाद हमने, अब हम कल की जो वीडियो है हम आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे क्या है ना, जो टाइम इनका मतलब शासन शासन कार्यकाल है इनका, तो उसका थोड़ा सा इतिहासकारों में मतभेद है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आते नहीं है वैसे, शासन काल से प्रश्न नहीं आते हैं कि इनका शासन कब से कब तक रहा, तो ऐसे करके शासन नहीं आते हैं। ठीक है, इस पर प्रश्न नहीं आते हैं, तो हमने यहाँ पर कर लिया दोस्तों, इंद्रचंद्र तक हमने बात की, जो कि है चंद्रवंश का चौथा शासक है। ठीक है, कल हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे वीराचंद्र के बारे में, और वीरचंद्र में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल की वीडियो में हम दोस्तों फिर मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं हम कल की वीडियो में।